हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पाठ्यक्रम सहित बताया जाएगा। सबसे पहले हमारी 8th के अंतर्गत रुचिरा का तृतीय भाग शामिल किया गया है और इसमें एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम तय किया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्लास में जो पाठ्यक्रम है उसमें 15 पाठ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मंगलम, प्रथम पाठ के अंतर्गत सुभाषितानि, द्वितीय पाठ विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता, तृतीय पाठ डिजी भारतम, चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि चन्नम, पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम, षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, सप्त पाठ भारत जनता है, अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायिका, नवम पाठ सप्तभगिन्य, दशम पाठ नीति नवनीतम, एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले, द्वादश पाठ है कै रक्षित है, त्रयोदश पाठ है शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट है, पंचदश पाठ है प्रहेलिका। और परिशिष्टम जो व्याकरण है उसके अंतर्गत आपके संधि, कारकम, शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी च इसको शामिल किया गया है। और हम प्रथम पाठ सुभाषितानि से शुरू करते हैं। चलो तो विद्यार्थियों, हम अपना प्रथम पाठ शुरू करते हैं। सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालबद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक अर्थात विचार करने योग्य श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आपका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। सबसे पहले श्लोक का अर्थ लिखने के लिए हमें बोर्ड के अनुसार उसका अर्थ लिखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, उसके पश्चात संदर्भ और फिर अर्थ या फिर अनुवाद। अर्थ या अनुवाद में हम कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो हम सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, कवि कहता है कि जो गुण हैं वो गुण केवल गुणियों को ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि वे अवगुणी व्यक्ति उस गुण को प्राप्त करके उन्हें दोष में बदल देता है। दूसरा पॉइंट अपना होगा संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत भी लगभग प्रसंग से मिलता जुलता पॉइंट ही होता है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि कवि ने गुणों को केवल गुणी व्यक्तियों को दिए जाने के लिए कहा है, या केवल गुण गुणी व्यक्तियों को ही दिए जाने चाहिए। फिर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, अर्थ या फिर अनुवाद। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। कवि कहता है कि जो गुण है, गुण क्या बहुवचन है, क्योंकि एक तो गुण होते नहीं है, तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणगेषु अर्थात गुणियों में, जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनमें, गुणा भवन्ति गुण केवल गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते यानी वे यानी यहाँ पर क्या गुण है। वे निर्गुण प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर भवन्ति यानी होते हैं या हो जाते हैं दोषा। वे जो गुण हैं वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर वे गुण भी दोष हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में बताया है कि सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट, तोया अपने जल को कहते हैं, सुस्वादु यानी बहुत अधिक स्वादिष्ट, जल से युक्त। प्रभवन्ति नद्य, जो नदियाँ हैं, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं या फिर बहती हैं। जो नदियाँ हैं वो सुस्वादिष्ट जल को लेकर ही बहती है या फिर उत्पन्न होती है। लेकिन समुद्रम असाध्य, समुद्र तक पहुंचकर भवन्ति हो जाती हैं अपेया, न पीने योग्य अर्थात अशुद्ध। जो नदियां हैं वे बहती बहती समुद्र तक पहुंचकर न पीने योग्य हो जाती हैं। प्रथम श्लोक का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है। साक्षात पशु
जो कैसा है पशु या जानवर, विषाणहीन है, बिना सींग वाला है और बिना पुच्छ यानी पूंछ, बिना पूंछ वाला है। तृणम न खादनपि जीवमान है, यानी तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादनपि खाता है, खाता हुआ, अपि यानी भी, खाता हुआ भी, जीवमान यानी जिंदा रहता हुआ, तद भाग अधेयम परम पशु नाम, कि वह जो मनुष्य है वो घास नहीं खा रहा है तो वह जीता हुआ भी जी रहा है इस पृथ्वी पर, यह उन परम पशु नाम, उन श्रेष्ठ पशुओं का सौभाग्य है। भाग अधेयम, उनका सौभाग्य है कि वह घास को नहीं खा रहा है, वरना जो मनुष्य जो जानवर है वो क्या खाते। इसलिए कह रहा है कि ये मनुष्य। श्लोक आपका इस प्रकार है। लुब्धस्य नश्यति यश पिष्णस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य, धर्म विद्याफलम व्यसनिन, कर्पणस्य सौख्यम, राज्यम परमत्त, सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लालची, नश्यति नाश हो जाता है, यश यानी कीर्ति, पिष्णस्य यानी मैत्री, पिष्णस्य मैत्री, पिष्णस्य यानी चुगली करने वाला, मैत्री यानी मित्रता। नष्ट क्रियस्य यानी नष्ट क्रिया, जो कार्य हैं, जो कर्म है जिसके नष्ट करने वाले, जिसके कर्म बुरे हैं। विद्या फलम यानी विद्या के फल का, कौन से, व्यसनीन है यानी बुरी लत वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या का जो फल है। और कर्पणस्य यानी कंजूस के, सौख्यम यानी सुख का, राज्यम यानी राज्य का, परमत यानी मत वाला, सचिवस्य यानी मंत्री, नराधिपस्य यानी राजा के, जो मत वाला जो मंत्री होता है उस राजा के राज्य का नाश हो जाता है। तो प्रसंग में इसमें आप लिख दोगे कि इसमें कवि ने जो मंत्री वाले राजा के राज्य का विनाश हो जाता है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो मंत्री वाला जो राजा है उसके राज्य का और कंजूस के सुख का नाश हो जाता है। तो आपको प्रसंग और संदर्भ, ये पहला जो पॉइंट है आपका प्रसंग, दूसरा आपका संदर्भ और तीसरा अर्थ या अनुवाद। ये 3 पॉइंट आपको प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड के अंतर्गत अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बोर्ड जो नोटबुक अपनी चेक करता है उसके ऊपर अपना कुछ प्रभाव भी पड़ना चाहिए कि बच्चे को कुछ आता है। तो उसी आधार पर अगर हम तो उस श्लोक का अर्थ सही तरीके से लिखते हैं तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और इसलिए हमें ये 3 पॉइंट लिखने चाहिए। इसका अर्थ इस प्रकार है। लुब्धस्य नश्यति यश पिष्णस्य मैत्री, जो लालची व्यक्ति होता है उसकी यश यानी कीर्ति का क्या हो जाता है, नाश। लालची व्यक्ति की कीर्ति का नाश। पिष्णस्य मैत्री, पिष्णस्य अभी बताया था मैंने आपको कि चुगलखोर, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता। और नष्ट क्रियस्य अर्थात जिनकी क्रियाएं भी क्या हो गई है, नष्ट हो गई हैं। कुलम अर्थपरस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं अर्थात जो भाई कोई भी काम नहीं करता है तो वो व्यक्ति कुल यानी अपने वंश का। अर्थपरस्य, परस्य यानी दूसरे के, अर्थ यानी धन का, जो दूसरे के धन की इच्छा करता है उसके धर्म का। और विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनिन यानी बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या के फल का। और कर्पणस्य सौख्यम, कर्पणस्य यानी कंजूस व्यक्ति के सौख्यम यानी सुख का। राज्यम परमत सचिवस्य, मत वाले मंत्री के। नराधिपस्य, राजा के राज्य का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर से श्लोक का अर्थ देख लीजिए। लोभी व्यक्ति की कीर्ति का,
जो लालची व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति का। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता का। नष्ट क्रियेश्य कुलम, जो कोई भी कार्य नहीं करता है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, जो निकम्मा है उसके वंश का। परस्य अर्थ है। तीसरे श्लोक का अर्थ आप फिर से देख लीजिए। लोभधस्य नश्यति यश विष्णुष्य मैत्री। लोभी व्यक्ति के यश का, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता का, नष्ट क्रियश्य यानी जो कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं करने वाले निकम्मे व्यक्ति के कुलम यानी वंश का। अर्थपरस्य अर्थ यानी धन, परस्य यानी दूसरे के, दूसरे का धन चाहने वाले व्यक्ति के धर्म का। विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन कहते हैं बुरी लत वाले, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या के फल का। और कर्पणस्य यानी कंजूस व्यक्ति के सुखम यानी सुख का। प्रमत यानी मत वाले सचिव यानी मंत्री वाले नराधिपस्य यानी राजा के राज्य का नाश हो जाता है। अर्थात इन सब के अवगुणों से युक्त जो भी व्यक्ति जिसके भी पास होते हैं उनकी सभी धन संपत्ति का नाश हो जाता है। चौथा श्लोक इस प्रकार है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन्येम मधुमक्षिकासौ संत स तथैव समसजन दुजनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। इसमें जो प्रसंग है उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में जो कवि है उसने जिस प्रकार मधुमक्खी है वह कांटों के द्वारा रस प्राप्त करके मीठा शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है वो भी अच्छी सुक्तियाँ ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अर्थ में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में कवि कहता है कि अब जो पीत्वा रसम तु, पीत्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तु यानी तो, कटुकम यानी कांटे कड़वा, मधुरम समान मीठे के समान शहद के समान, कटुकम यानी कड़वा, माधुर्यमेव माधुर्य यानी मधुर के समान, एव होता है तरह, माधुर्य यानी मधुर, एव यानी तरह यानी समान। जनेन यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। जनियेत तय का न बना है, व्यंजन संधि है यहाँ पर। जनियेत यानी पैदा करती है, उत्पन्न करती है। मधु यानी शहद, मक्षिका असौ, मक्षिका यानी जो मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है वह। संत यानी सज्जन व्यक्ति, तथैव यानी वैसे ही, सम यानी समान, सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, दुर्जनानाम यानी दुर्जन व्यक्ति, श्रुत्वा यानी सुनकर, वाचा यानी वचन, मधुर यानी मीठी, सुक्त रसम यानी सुक्तियाँ, रस से युक्त सुक्तियाँ, सर्जंती यानी निर्माण करते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, कवि कहता है कि मधुमक्ष, यहाँ पर आप पहले ही नीचे वाला लेके जाएंगे, मक्षिका असौ, असौ यानी वह, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, वह मधुमक्खी, तो यानी तो, कटुकम कड़वे, रसम रस को, मधुर के समान पीकर, माधुर्यमेव मधुरता ही उत्पन्न, जनेत यानी पैदा करती है, उत्पन्न करती है, मधुरता ही उत्पन्न करती है। मधुरता यहाँ पर शहद को भी कहते हैं। तो आप ऑप्शन में जो ब्रैकेट के अंदर इसमें शहद लिख लोगे मधुरता के साथ, कि जो वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को भी पीकर, मधुरता के समान पीकर, वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मधुर के समान पीकर मधुरता अर्थात शहद उत्पन्न करती है। संत तथैव यानी वैसे ही, उसी प्रकार जो संत सज्जन व्यक्ति है वे सज्जन रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव
जनियेत मधुमक्षिका असौ। पहले असौ का लेंगे। असौ यानी वह मधुमक्खी तो कटुक कड़वे रसम रस को पीकर मधुर समानम मधुरता के समान पीकर माधुर्य में यानी मधुरता यानी शहद ही जनियत उत्पन्न करती है। वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मधुर के समान पीकर मधुरता अर्थात शहद उत्पन्न करती है। वैसे ही तथैव यानी वैसे ही संत यानी सज्जन लोग, वैसे ही सज्जन लोग सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन अच्छे व्यक्ति, दुर्जन और बुरे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के वचय यानी वचनों को श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए ये श्लोक 4 जो बताए गए हैं वे ही काफ़ी हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए श्लोकों का अर्थ जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।